आप सभी को नमस्कार। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं अपने बैक ईयर क्वेश्चंस को लेकर। तो ये संपूर्ण रूप से 2021 का पेपर है, मतलब आज जो हम कर रहे हैं 2021 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको एक एक करते देखते चलते हैं और आप लगातार वीडियोस को देखते रहिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक है, और ये भी है कि कई क्वेश्चन आपसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर यहाँ से टकरा जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाते, है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडोनेशिया के समूहों का पश्चिम से पूर्व क्रम। ठीक है, जब आप एशिया महाद्वीप पढ़ रहे होते हैं तो उसी में आप किसको पढ़ते हैं, इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है उसके बारे में भी आप क्या करते हैं, जब एशिया महाद्वीप पढ़ते हैं तब आप उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो इंडोनेशिया है इसके जो समूह है, द्वीप समूह है, उनका क्रम क्या है। क्रम कैसे पूछा था इसने, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा था। अब मैं यहाँ पे पूरे 4 ऑप्शन तो नहीं लिखी, लेकिन मैं अब यहाँ पे आपको एक क्रम बता दे रही हूँ। इसके अलावा क्लास में थोड़ा सा और डिटेल से विद मैपिंग के साथ पढ़ाया जाता है तो थोड़ा और अच्छा रहता है ना। अब चूंकि यहाँ पर फिर एक एक सिंगल टॉपिक में पढ़ाने लग जाऊंगी तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन करना है। तो इंडोनेशिया के समूहों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, सबसे पहले क्या, सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बेक, लोम्बेक तक था। इसके बाद इसमें एक और आ जाता है इरियन जाया। ठीक है, इसके अलावा इनके बीच 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 में और छोटे छोटे द्वीप है जो कि थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। तो अब ये टॉपिक पढ़ लेने के बाद आपका काम क्या है, जाना है, एशिया का मैप खोलना है, एशिया के मैप में इंडोनेशिया वाले पोर्शन को एक बार आंख भर के आसपास, कहाँ जावा सागर है, कहाँ बाली सागर है, ऐसे आसपास पूरा एरिया आपको क्या करना है, वहां छानना है, मतलब कि देख लेना है। तो यहाँ से दोबारा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, इरियन जाया, ये क्या है, इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। और इसके जो सुमात्रा द्वीप है इससे 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखाओं पर भी गुजरती है, ये सबसे बड़ा द्वीप भी है। अब यहाँ की इंडोनेशिया की देखो, इंडोनेशिया की राजधानी है वर्तमान में तो अभी जकार्ता ही है, लेकिन 2024 से इसकी राजधानी क्या होने वाली है, नुसंतारा होने वाली। क्यों, क्योंकि जो ये जकार्ता है यहाँ पे काफी प्रदूषण और ये जल में धीरे धीरे इसका हिस्सा क्या हो रहा है, डूब रहा है, इसी कारण इसको चेंज किया जा रहा है। कहां पर है नई राजधानी, नुसंतारा। ठीक है, इंडोनेशिया को मसाला द्वीप भी कहा जाता है और यहाँ पे सिंकोना का सर्वाधिक क्या होता है, उत्पादन होता है। तो ये 2-4 चीजें महत्वपूर्ण है जो लगातार कभी ना कभी कैसे ना कैसे रिपीट होती रहती है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। अगला है काला सागर तट पर स्थित देश, काला सागर तट पर स्थित कौन सा देश नहीं है, इसमें ये पूछा गया था। ठीक है, एक ऑप्शन क्या था, सार्बिया, तो जो सार्बिया है वही इसके तट पर स्थित नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन दिए थे वो स्थित है। दूसरा काम क्या है, अब यहाँ काला सागर की स्थिति आगे देखो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं कि काला सागर की जो सीमा है कौन कौन देश लगाता है ये पहली बार पूछ रहा है, इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे काला सागर की जो सीमा है, पश्चिम में बुल्गारिया से, रोमानिया से, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन से, दक्षिण में तुर्की से और पूर्व में जॉर्जिया और काकेसस पर्वत से लगती है। ठीक है, यहाँ पर इसको फैक्ट के तौर पर याद कर ले, कहाँ कहाँ पर, पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया से, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन से, दक्षिण में तुर्की से और पूर्व में जॉर्जिया एवं काकेसस पर्वत से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था नोम्बी और कांतो का मैदान कहां पर स्थित है। तो नोम्बी कांतो का मैदान पहले भी पूछा जा चुका है, नोम्बी कांतो दोनों मैदान जापान के कहां पर है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसके नोम्बी मैदान के पास नागोया नामक शहर है और कांतो के पास इसकी राजधानी क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे, कहां पर है, होन्शु द्वीप पर है, ये कई बार पूछा गया। अगला है माउंट, जो ज्वालामुखी पर्वत है उनकी अवस्थिति किन देशों में है, ये बात पूछी गई है। माउंट रेनर कहां पर है, यूएसए में, माउंट रेनियर या रेनर इसको कहेंगे, है ना, माउंट एटना इटली में, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में और माउंट एपो कहां पर है, फिलीपींस में। इसके अलावा जो वर्तमान में ज्वालामुखी कई क्रियाएं होती है उनको भी देखकर जाएंगे और जिन देशों में हुई है उन देशों में उस ज्वालामुखी के अलावा अन्य और कौन कौन से ज्वालामुखी है उसको भी देखकर जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, है ना। अगला पूछा गया था सपुत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 2 कथन दिए थे, पहला कथन ये बोल रहा था कि यह ओमान का एक द्वीप है जो
कहां पर है, अरब सागर में स्थित है। और इसका दूसरा कथन बोल रहा था कि इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में क्या किया गया, नामित किया गया। अब यहाँ पर दो कथन दिए। पहला जो इसका कथन है ये बोलता है कि ये ओमान का एक द्वीप है, लेकिन आपको बता दूं कि ये ओमान का द्वीप नहीं है, ये किसका द्वीप है, यमन का एक द्वीप है। सकुत्रा पर किसका अधिकार है, यमन का अधिकार है, ठीक है। तो यह यमन का एक द्वीप है जो कहां पर स्थित है, अरब सागर में। अरब सागर में भी कहां पर स्थित है, जो अदन की खाड़ी पड़ती है वहीं पर आपका सकुत्रा द्वीप स्थित है। किसका अधिकार है, यमन का अधिकार है, ना कि ओमान का, ठीक है। और दूसरा क्या सेंटेंस इसने बोला, इसका मतलब पहला जो कथन है ये क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। दूसरा जो कथन है इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में क्या किया गया, नामित किया गया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि इसको 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर यूनेस्को की चूंकि बात आई है तो हम भारत के संदर्भ में अगर देखें तो यूनेस्को में अभी वर्तमान में भारत के कुल 40 स्थल सम्मिलित है। 3 स्थलों को नामित करके भेजा गया है, एक 2 है जिसमें से गुजरात के, एक गुजरात का वडनगर और एक क्या है आपका गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा की रॉक कट मूर्तियां, रॉक कट जो गुफाएं हैं उनको भेजा गया है, ठीक है। तो 3 अभी उनका कोई रिव्यू नहीं आया है, अगर जुड़ जाएंगे तो 43 हो जाएंगे, ना अन्यथा अभी 40 ही बने हुए है ना। इन 40 स्थलों में 32 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है और एक कैसा स्थल है, एक मिश्रित स्थल है, ठीक है। अगला देखेंगे, कैरिबियन सागर में स्थित द्वीप निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। कैरिबियाई सागर जो आप देखेंगे आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के आप उत्तर में देखेंगे और उत्तरी अमेरिका के आप दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, कैरिबियाई सागर मिलेगा। और उस कैरिबियाई सागर में ग्रेटर एंटिलीज, लेजर एंटिलीज नाम से द्वीपों की श्रृंखला है। ग्रेटर एंटिलीज को आप देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है और लेजर एंटिलीज को आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर। तो वहां पे जो द्वीपों की श्रृंखला है उन्हीं द्वीपों से कौन सा द्वीप नहीं है ये पूछ रहा है। तो कौन कौन से द्वीप शामिल है उनमें, तो उनमें शामिल है आपका ग्रेनेडा, उसमें शामिल है मोन्सेराट और उसमें शामिल है एंगुएला। जो आपका मडीरा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में शामिल है, ठीक है। लेकिन ये कैरिबियाई सागर में नहीं है, कहां पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ना कि कैरिबियाई सागर में, ठीक है। तो क्या करके जाएंगे, अटलांटिक महासागर में जितने भी द्वीप है ऊपर नीचे बीच में ये सब देख करके जाएंगे और कैरिबियाई सागर वहीं मिल जाएगा तो वो भी क्या करेंगे, आप देख करके जाएंगे, ठीक है। अगला, मेकोंग नदी के संदर्भ में सही कथन पूछा है। मेकोंग नदी का उद्गम कहां से होता है, तिब्बत पठार से। ये नदियां तो मैं पूरी मैपिंग के थ्रू बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। मेकोंग नदी का उद्गम कहां पर है, तिब्बत पठार में, मतलब तिब्बत पठार से ये क्या करती है, निकलती है। और दूसरी क्या बात क्या बोल रहा है ये सेंटेंस, ये बोल रहा है कि मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में है। नहीं, दूसरा सेंटेंस इसका क्या है, गलत है, क्योंकि मेकोंग का डेल्टा वियतनाम में बनता है, ना कि कंबोडिया में। ये जो मेकोंग नदी है ये पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है कि ये कहां से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है। दूसरा, इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा, दक्षिण पूर्व एशिया का डैन्यूब बोला जाता है। साथ ही ये म्यांमार और लाओस की, थाईलैंड और लाओस की और कंबोडिया और लाओस की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ये भी क्या है, इसकी एक विशेषता है। इसके बाद इसकी सहायक नदी है एक मिनाम। इस मिनाम नामक सहायक नदी आकर के किस में मिलती है, मेकोंग में मिलती है। और ये फिर कहाँ बनाते हैं अपना डेल्टा, दोनों मिल करके वियतनाम में बनाते हैं, ठीक है। कहां पर बनाते हैं, वियतनाम में। अगला, स्थानीय पवनों के नाम पूछे गए थे, ठीक है। तो स्थानीय पवनें विश्व की भी और भारत की भी क्या करके जाएंगे, मतलब रट करके थोड़ा सा जो जो आई हुई है कम से कम उनको रट करके जाओगे तो भी क्वेश्चन आपसे ये वाला आराम से सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। बस जो अब ये भी एक चीज ध्यान रखना, गर्म और ठंडी पवन, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो तो एक बार आप मैपिंग के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी ठंडी कौन सी गर्म है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ बह रही है कहाँ नहीं बह रही है उस आधार पर भी ये बस समझ में आ जाती है ठंडी है कि गर्म है, ठीक है। तो जो आए हुए हैं बस उतने
ही लगा लोगे तो भी पवन वाला कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो जैसे कि एक लेवेश नामक पवन है, ये स्पेन में बहती है। एक ब्रिक फिल्डर नामक पवन है, ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ब्लैक रोलर नामक पवन है, ये उत्तरी अमेरिका में बहती है। एक शामल नामक पवन है, ये अरब, इराक और ईरान के मरुस्थलीय प्रदेशों में बहती है, ठीक है। शामल के बारे में इन ऑप्शन में क्या रखा था आयोग ने, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया में नहीं बल्कि अरब, इराक और ईरान में बहती है, ठीक है। बाकी अभी ज्यादा समय नहीं है तो ठंडी गर्म यहाँ ज्यादा कुछ मैं अभी पूरा डिटेल में बताना नहीं चाहूंगी, जैसे जैसे आगे चीजें और आती जाएगी उसको हम करते जाएंगे, है ना। अगला है, पूछा था अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत, मतलब जिसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो सौर ऊर्जा नवीनीकृत है, फिर से प्राप्त किया जा सकता है। पेट्रोलियम, यही तो अनवीनीकृत है, पेट्रोलियम को एक बार यूज कर लिया तो उसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है क्या, फिर से उसको बनाया जा सकता है, नहीं, वो तो जल गया, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ऐसी वायु ऊर्जा को यूज किया जा सकता है, ऐसी जब तक पृथ्वी पर परितंत्र है तब तक पृथ्वी पर बायोमास भी है, तो ये भी नहीं कभी खत्म हो सकता, है ना। ये भी क्या है आपका एक अनवीनीकृत स्रोत है, ठीक है, सॉरी नवीनीकृत स्रोत है ना। अगला देखोगे आप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, सबको पता होगा। कितनी है जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार 19,981 करोड़। यही पूछा गया था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जनसंख्या 19,981 करोड़। इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, जिसकी जनसंख्या है 11,237 करोड़। महाराष्ट्र के बाद है तीसरे नंबर पर बिहार, जिसकी जनसंख्या है 10,409 करोड़। उसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी जनसंख्या है 9,127 करोड़। और उसके बाद है आंध्र प्रदेश, जिसकी जनसंख्या है 8,458 करोड़। कहने का मतलब ये है कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्य है, कौन कौन सा है, एक है आपका उत्तर प्रदेश, एक है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आपका बिहार, तीसरा है आपका पश्चिम बंगाल और चौथा क्या है आपका, पांचवा क्या है आपका आंध्र प्रदेश। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा क्या है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला पूछा था, प्रथम नगर निगम 1688 में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, मद्रास में। तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास में वर्ष 1688 में स्थापित किया गया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो जन घनत्व है, सबसे कम घनत्व किस प्रदेश का है, ये पूछा था, है ना। तो इसमें सबसे कम घनत्व है आपके अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद मिजोरम है 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर सिक्किम है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर नागालैंड है 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर हिमाचल प्रदेश है 123 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या याद रखना है, कई बार ऐसा होता है जैसे सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है तो इसको नहीं रखेगा, इसके जगह मिजोरम रख देगा या सिक्किम रख देगा। और अरुणाचल प्रदेश जब है ही नहीं ऑप्शन में, तो अगर मिजोरम है तो मिजोरम टिक होगा, अगर सिक्किम है तो सिक्किम टिक होगा। तो इस प्रकार से भी चीजें पूछी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पूछा था, जन्म दर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जन्म दर के संदर्भ में पहला कथन इन्होंने बोला था कि नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। दूसरा पूछा था, ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, बिल्कुल। ये भी जैसे जैसे लोगों में साक्षरता बढ़ती है वैसे वैसे जन्म दर यानी बच्चों की संख्या में यानी जन्म दर में क्या आती है, कमी आती है। क्यों ऐसा, क्योंकि लोग साक्षर हो चुके होते हैं और वे चाहते हैं कि हम अपनी पीढ़ी को या हमारे बच्चों को क्या दे सके, बेहतर से बेहतर संसाधन उपलब्ध करा सके। जब बेहतर से बेहतर शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराने की बात आती है तो पेरेंट्स के मन में एक ही चीज आती है कि हाँ ठीक है, नहीं एक ही ठीक है, ज्यादा नहीं। तो ये जो धारणा विकसित होती है धीरे धीरे, यही निम्न जन्म दर का कारण बनती है। क्यों ये धारणा होती है, क्योंकि उन पेरेंट्स में उच्च साक्षरता दर विकसित हो चुकी होती है, ठीक है। अगला, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल। जितना ज्यादा लोग शहर में रहेंगे, जितना ज्यादा लोग शहर से प्रभावित होंगे या नगरीकरण से प्रभावित होंगे या नगरीकरण धीरे धीरे उच्च स्तर पर पहुंच रहा होगा, स्वाभाविक तौर पर साक्षरता भी पहुंच रही होगी, इस कारण भी क्या होती है, जन्म दर कम होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कक्षा 12 की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एक और आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के लिए अभी
कम से कम एक बार आपको पीटी के लिए कक्षा 11 की एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी, ठीक है। तभी आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से जो कक्षा 11 की एनसीईआरटी उससे कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलो अगला पूछा था निम्नलिखित में से नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था, तो नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहलाती है द्वितीय अवस्था। क्यों द्वितीय अवस्था त्वरित अवस्था कहलाती है? क्योंकि द्वितीय अवस्था में शहरीकरण में वृद्धि होती है, आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि होती है। जब शहरीकरण में वृद्धि होती है, आधारभूत संरचना में वृद्धि होती है, तो पूंजी में भी वृद्धि होती है, और पूंजी में वृद्धि होती है, परिवहन भी वृद्धि होती है, मतलब हर क्षेत्र में वृद्धि होने लगती है। इससे जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। तो ये जो अवस्था है ये कहलाती है त्वरित अवस्था, और त्वरित अवस्था नगरीकरण के संदर्भ में द्वितीय अवस्था है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट के साथ कहां पढ़ने के लिए मिलेगा? कक्षा 12 की एनसीईआरटी में, ठीक है। तो कुछ चीजों को पढ़ने के लिए, जैसा कि हम लोग पहले से ही चिल्लाते हैं, कैरियर पर पहले से ही बोलता है कि एनसीईआरटी अवश्य पढ़े, एनसीईआरटी अवश्य पढ़े, तो एक बारी कम से कम परीक्षा में बैठने से पहले आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। आप पेपर के बाद आकर के बोलोगे कि हाँ आपने सही बोला, 3-4 क्वेश्चन हमको मिल गए, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या करना है, एक बार कक्षा 11 की एनसीईआरटी पढ़ लेना है, और 12 की पूरी नहीं पढ़ना है। 12 की जो जनसंख्या वाला टॉपिक है मुख्य तौर पर उसको ही पढ़ के जाए, बाकी भले ही आगे करना पड़े, लेकिन जनसंख्या वाला टॉपिक अवश्य पढ़ ले, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे।